नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर अमान, मईशत के माहिर हैं, बड़े इदारे में तदरीस से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम बड़े क्रिएटिव और तख्लीकी वाक़या हुए हैं। मैं दो खबरें, पहली खबर तो आपने खुद इस पर कमेंट किया था जब हमने गंदम इंपोर्ट की थी। आज एक नई खबर आई है कि हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्वाइट इंटरेस्टिंगली डॉन की इंट्रो में ही अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो मिलर्स हैं जिनका PMLN रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ है, उनको इजाज़त दे दी गई है कि इसको एक्सपोर्ट कर लिया जाए। तो ये डॉक्टर साहब, ये इतनी क्रिएटिव कोई और भी रूलिंग एलीट है दुनिया में, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या यहाँ चीनी की कीमतें बढ़ेंगी? डेफिनेटली अगर मार्केट से बाहर चीनी जाती है तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी वहाँ पे चीनी की कीमत में इजाफा हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि चीनी की कीमत बाहर कितने की बिक रही है, कितने की नहीं बिक रही, कितनी एक्सपोर्ट होती, कितनी नहीं होती, उसके हिसाब से डोमेस्टिक प्राइस पे भी असर होगा। मगर डेफिनेटली अगर चीनी एक्सपोर्ट होगी तो उसका ये रिजल्ट होगा। और चीनी के हवाले से आपको तो पता ही है कि जो शुगर मिल्स की एसोसिएशन है ओनर्स की, वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी पावरफुल लॉबी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और फ्रैंकली कोई भी पार्टी इक़्तिदार में होती है तो वो अपना जो भी उसने करवाना होता है वो बड़ी कामयाबी से करवा भी लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ, मैं आज देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई। इंडिया ने सिर्फ इस बार 14 बिलियन डॉलर के आईफोन बनाकर एक्सपोर्ट किए हैं। वियतनाम की एक्सपोर्ट हमसे 12 गुना ज्यादा है। और ये डॉक्टर साहब, हम और 250 बिलियन डॉलर की IT की एक्सपोर्ट है उसकी। हैव वी बीन स्लीपिंग? स्टिल वी आर। डेफिनेटली जी, वी हैव बीन स्लीपिंग। उसकी वजह ये है कि हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया है उस पैमाने पे जिस पैमाने पर वियतनाम और इंडिया ने इन्वेस्ट किया है कि एक पूल ऑफ स्किल्ड लेबरर्स बनाया जाए, जिसके हवाले से फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वियतनाम भी बहुत ज़्यादा गई है और ये इंडिया भी बहुत ज़्यादा गई। ऑफ कोर्स पहले चाइना भी बहुत ज़्यादा FDI की इस किस्म, मगर पाकिस्तान में इस किस्म की FDI आ नहीं सकती क्योंकि हम ये चीज़ें बना नहीं सकते जो कि जिस तरह हम फ़ोन्स नहीं बना सकते। हमारे पास इस तरह के इतना बड़ा पूल नहीं है उन IT प्रोफेशनल्स का जिसके हवाले से फिर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए। तो पिछले 70 सालों से हमने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ख़बर है मुझे। अभी एक यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो उन्होंने मुझे बताया है कि खैर से अद्वियात की कीमतों को भी डीरेगुलेट कर दिया गया है। इससे पहले भी जो इसमें होता रहा वो आपके सामने है। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारी आवाम जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जहाँ पे काइंड ऑफ रिसेशन है, और बाइंग पावर भी जिस तरह है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो जी फ्रैंकली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ के बड़े हक में होते हैं कि तमाम प्राइसेस को डीरेगुलेट किया जाए। मगर मैंने जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं उन स्टडी की है। मैंने वियतनाम की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी की स्टडी की और विज़िट भी किया वियतनाम को, और उनकी लीडरशिप से भी मिला हूँ। तो आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि कुछ प्राइसेस तो उन्होंने बिल्कुल फ्रीली फ्लोटिंग की हुई हैं कंज्यूमर आइटम्स की, जिस तरह सेल फोन्स हों, इस तरह की चीज़ें हों। मगर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, अद्वियात जैसी चीज़ें, खाने जैसी चीज़ें, रोटी जैसी चीज़ें, चीनी जैसी चीज़ें, आटा वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल की होती हैं, चाइना के अंदर भी और वियतनाम के अंदर भी। यही वजह आप देखें, चाइना इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, वियतनामीज इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, मगर वहाँ पे सब्सटेंटिव इन्फ्लेशन नहीं होती। इवन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, चाइना पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, वियतनाम पे होता है, मगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं होती, बल्कि कभी कभार डिफ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह यही है कि उनका ड्यूल प्राइस सिस्टम है। ड्यूल प्राइस सिस्टम से मतलब ये है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सिस्टम एक तरह से था, मगर उसके जो हालात हैं इस वक्त वो यही हैं कि एक्चुअली उसके पास कोई टीथ नहीं है कि वो वाकई इसको इन्फोर्स कर सके। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से हमें इन्फ्लेशन भी नज़र आती है। फिर उसके बाद जब गंदम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो हमें एकदम से इन्फ्लेशन गिरती हुई भी नज़र आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं दो खबरें देख रहा था। और ऐसी प्राइस इंस्टेबिलिटी, जनरली ऐसी प्राइस इंस्टेबिलिटी जो होती है उससे मार्केट इतनी अनइवन होती है कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिर नहीं अच्छी की जा सकती, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लो होती है। तो एक्चुअली इस किस्म की इंस्टेबिलिटी प्राइसेस के अंदर एक किसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो फिगर्स आई, 2700 अरब रुपए का वो कह रहे जी परचून फरोश टैक्स चोरी करते हैं। अभी मैं जब शो करने से पहले मैं देख रहा था औरंगजेब, हमारे जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर,
ख़जाने के, वो उन्होंने कहा जी 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। तो क्या हमारी कैबिनेट का काम हमें इस तरह की खूबसूरत इतलात फराहम करना है या इसको रोकना भी है? हाउ कम, क्या आर वी बीइंग हेल्ड होस्टेज टू देम जो ये सब करते हैं? अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का केस है। अगर आप पावर सेक्टर वाले लोगों से बात करें ना इस पे, तो वो आपको ये बताएंगे कि जहाँ से बिजली चोरी होती है ना, वो बेसिकली मामला ये है कि जो हमारे ग्रिड्स है ना फार अवे एरियाज के अंदर, बलोचिस्तान के रूरल एरियाज में, केपी के रूरल एरियाज में, वहां पे बिजली फराहम होती है और रिकवरी नहीं होती। तो ये वेल नोन बात है। जबकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का जो ग्रिड है, फैसलाबाद वगैरह जो बड़े शहरों का ग्रिड है, ये एक्चुअली यहाँ पे सब्सटेंटिव किस्म की और अच्छी भली रिकवरी हो जाती है। और दूसरा इसमें ये है कि इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि उन एरियाज के अंदर से रिकवरी करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनकम लेवल्स इतने लो हैं कि वहाँ से रिकवरी इन रेटों पे, बिजली के इन रेटों पे शायद नामुमकिन किस्म की बात है। इससे भी बड़ा लॉस जो है वो ये है कि 20% तो आपका लाइन लॉस है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो अगर हमने ये रिकवरी, अच्छा फिर जो लॉसेस होते हैं, आपको लेट से आपको लॉस हो रहा है किसी रूरल एरिया में केपी के, आप रिकवर क्या करेंगे? आप रिकवर करेंगे फिर पेशावर से। सदर्न पंजाब में आपको लॉस हो रहा है, आप रिकवर करेंगे मुल्तान से, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। तो इससे वो सारा सिस्टम जो है, अगर आपको लॉस हो रहा है सिंध के रूरल एरिया के अंदर, आप रिकवर करेंगे हैदराबाद और कराची से। इससे सारा निज़ाम जो है ना वो उल्टा पुल्टा किस्म का हुआ है। तो इस सारी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें ये है कि जो 5 बड़े डिस्कोज हैं, इंक्लूडिंग लॉस मेकिंग डिस्कोज, उन्होंने खुद कहा है कि कंसेशनल रेट्स पे और कंसेशंस के साथ प्राइवेटाइज करेंगे। अब ये जो कंसेशंस का लफ्ज़ जब वो इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो घबरा जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन उन्होंने सॉवरेन गारंटी के साथ की, और इसी तरह आईपीपीज को भी सॉवरेन गारंटी दी, जिससे इनफैक्ट पब्लिक जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि उनके बिजली के रेट्स कंट्रोल्ड होते हैं और पीछे से टैक्सेस के जरिए उनको सब्सिडाइज किया जाता है। तो ये अगर हो गया तो फिर तो मेरा ख्याल है मामला और भी खराब हो जाएगा। तो फिर मियां सोलर मंशा साहब ने एक स्कीम दी हुई और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी सिंगल बायर मार्केट आप ना बनाएं, आप इस तरह से बनाएं कि जी हर बंदा जो है ना अपनी मर्जी की आईपीपी से अपनी मर्जी से नेगोशिएट करके बिजली खरीद लें। अब इससे और बड़ा मसला बन जाना है। आप देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस मियां मंशा की अगर फैक्ट्री है तो वो कहते हैं कि मेरी तो अपनी आईपीपी भी है, मैं अपनी आईपीपी से बिजली खरीद लूं, ना कि मैं डिस्को के जरिए अपनी बिजली खरीदूं। इससे क्या होगा कि बहुत बड़े लेवल पे जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगी, 2, 3, 4 प्राइसेस शुरू हो जाएंगी, और फिर आवाम के ऊपर और बोझ बढ़ जाना है, क्योंकि जिनकी अपनी आईपीपीज हैं उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को सस्ते रेट्स पे बिजली प्रोवाइड करके अपना मसला हल कर लेना है, और जो ओवरऑल ग्रिड पे बर्डन है वो फिर आवाम से और खींचा जाएगा। सो इनफैक्ट ये एक और तरीका है जिस तरह से अमीर लोग जो अपने आप को सब्सिडाइज डेंजरस है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए भी, इक्वालिटी के लिए भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।